एक हॉस्पिटल के अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति को लाया जाता है जो कि पूरी तरह से कोमा में है और डॉक्टर साहब जब उसका चेकअप करते हैं तो उसको जिंदा रहने की उम्मीद पूरी तरह से छोड़ देते हैं। लेकिन वहीं पर एक नर्स होती है जो इस बुजुर्ग व्यक्ति को देखकर इसके अंदर अपने पिता को देखती है और दिलो जान से उसकी सेवा करने लगती है। धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। डॉक्टर साहब भी उसे ताना मारने लगते हैं कि क्यों इसके पीछे अपना टाइम बर्बाद कर रही है, लेकिन वो कह देती है कि ये हमारा काम है और मैं अपना काम बखूबी करके रहूंगी। वह बुजुर्ग व्यक्ति से बातचीत किया करती, उनकी अच्छी तरह से देखरेख किया करती और यहां पर जैसे 1 महीना बीतता है तो तभी उस बुजुर्ग व्यक्ति का अमीर बेटा आ जाता है जो कि इस शहर का बहुत ही करोड़पति व्यक्ति था। जैसे ये लड़की उसे देखती है तो उसे गुस्सा भी आता है और ढेर सारे सवाल भी उसके दिमाग में घूमते हैं। लेकिन उसके बाद उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है कि उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है और वह नर्स न रहकर बहुत कुछ बन जाती है। कौन थी वह लड़की और कौन था यह व्यक्ति जिसका बेटा अमीर होने के बावजूद भी 1 महीने तक उसकी खास खबर लेने के लिए नहीं आया? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के अंदर एक लड़की रहा करती है जिसका नाम है संगीता। संगीता अपने परिवार की बड़ी बेटी है और उसका सपना है कि वो मेडिकल फील्ड में पढ़ाई करे। उसके पिता मेहनत मजदूरी किया करते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि बेटी का सपना मेडिकल फील्ड में जाने का है तो उसके बाद वह और भी ज्यादा मेहनत बढ़ा देते हैं। और यहाँ पर जो संगीता की माँ होती है वह भी इधर उधर मेहनत करने लगती है और वह कैसे भी करके अपनी बेटी को मेडिकल फील्ड की पढ़ाई कराना चाहते हैं। संगीता का एक छोटा भाई है जिसका नाम संजय है और वो संगीता से तकरीबन 7 साल छोटा है। संजय, संगीता और वो पूरा परिवार उसी गांव के अंदर अच्छी तरह से रहा करते हैं और माता पिता मेहनत करके अपनी बेटी को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो संगीता होती है वो नर्स का कोर्स कर लेती है और उसके बाद इधर उधर अपने लिए नौकरी ढूंढने लगती है। परिवार की कंडीशन को देखते हुए जो संगीता होती है वह सबसे पहले एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स का काम पकड़ लेती है और वहीं से अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लगती है। लेकिन काफी सारी कोशिशों के बावजूद भी उसे कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है और इसके बाद वह एक फॉर्म फिल करती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस का था, लेकिन उससे सरकारी हॉस्पिटल में नर्स का काम उसे मिलने वाला था। यह जगह थी दिल्ली के एक सरकारी हॉस्पिटल में और जब संगीता इस फॉर्म को फिल करती है तो उसके बाद उसका नंबर भी इसमें पड़ जाता है और यहां पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर संगीता को दिल्ली के अंदर जॉब मिल जाती है। अब वैसे तो सैलरी काफी कम थी, उतनी सैलरी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उस प्राइवेट हॉस्पिटल की सैलरी से तो काफी ज्यादा थी जिसमें अब तक संगीता काम कर रही थी। तो इसी वजह से संगीता इस जॉब को करने के लिए तैयार हो जाती है और वह अपने माता पिता से कहकर दिल्ली शिफ्ट हो जाती है और वहीं पर रहने लगती है। माता पिता उसे मना भी करते हैं, लेकिन यहां पर संगीता को पता है कि उसके माता पिता जब शाम के समय अकेले बैठा करते हैं तो एक दूसरे से बातें किया करते हैं कि बिटिया जवान हो गई है लेकिन उसकी शादी के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, क्या किया जाए जो बेटी की शादी कर सके। और वह इस बात को सोच सोचकर काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। अब संगीता इस बात को अपने माता पिता को जाहिर तो नहीं होने देती, लेकिन मन ही मन ठान लेती है कि मैं अपने पैसों से अपनी शादी करूंगी और माता पिता को जो कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। यही सोचकर संगीता दिल्ली चली जाती है, वहां पर एक पीजी ले लेती है और पीजी में रहकर अपनी नौकरी को करने लगती है। स्टार्टिंग में जब संगीता जाती है तो वहां पर उसे बड़ा ही दुख होता है क्योंकि यहां पर लोगों का व्यवहार काफी ज्यादा अजीब था। लोग केवल मतलब से ही दूसरों से बात किया करते थे और बाकी अगर किसी मरीज की देखरेख की बात हो तो वो केवल फॉर्मेलिटी पूरी किया करते थे। इस माहौल में एडजस्ट होने में उसे काफी समय लगता है, लेकिन वह अपने लिए एक अलग से माहौल तैयार कर लेती है। यानी कि जिस तरह से लोग दूसरों के साथ किया करते थे वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया करती और अपनी ड्यूटी को मेहनत और ईमानदारी से किया करती। जितना हो जाए लोगों की मदद किया करती और उसके बाद ही अपनी ईमानदारी की तनख्वाह को लिया करती है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और यहां पर संगीता दिन रात मेहनत करती है और मेहनत करने के बाद जितने पैसे उसके खर्चा आया करते हैं उन पैसों को अपने पास रख लिया करती और बचे कुचे पैसों को अपने माता पिता के पास भेज दिया करती। माता पिता इस बात को देखकर बड़े खुश होते हैं क्योंकि अब उनका बेटा पढ़ाई लिखाई कर रहा है और इन पैसों से उसके बेटे की पढ़ाई लिखाई हो जाएगी। यहाँ पर संगीता ऐसे काम करती रहती है, लेकिन तभी अचानक से एक दिन उस हॉस्पिटल के अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है जिनकी उम्र तकरीबन 45 से 50 साल रही होगी, लेकिन वह पूरी तरह से बेहोश थे। उनको आनन फानन में इमरजेंसी वार्ड में लाया जाता है और यहाँ पर जब डॉक्टर साहब उनका निरीक्षण करते हैं तो निरीक्षण करने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये पूरी तरह से कोमा में है, शायद इनको ब्रेन हेमरेज हुआ होगा। इसके बाद डॉक्टर साहब उसका ट्रीटमेंट करते हैं जैसा तैसा होता है और उसको एक वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं जो कि जनरल वार्ड था और वहां पर उसकी दवाइयां वगैरह चला दी गई थी। अक्सर इस वार्ड के अंदर इसी बेड पर जिस बेड पर ये बुजुर्ग व्यक्ति लेटे हुए हैं यहां पर ऐसे लोगों को लाया जाता था जो कि पूरी तरह से लावारिस होते थे। अब जैसे संगीता को यह बात पता चलती है कि एक बुजुर्ग बाबा आए हैं तो उसके बाद वो उसे देखने के लिए आती है और जब वह पूछती है तो उसे पता चलता है कि बुजुर्ग
बुजुर्ग बाबा एक पार्क की बेंच पर बेहोश पड़े मिले थे और यहाँ पर लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस वालों ने इन्हें सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। तो यहाँ पर डॉक्टर उनको अपने पास एडमिट तो कर लेते हैं, लेकिन उनके पास उसकी कोई भी रिपोर्ट नहीं थी, क्योंकि इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं मिला था जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कि यह व्यक्ति कौन है। हॉस्पिटल सरकारी था और ऊपर से उनके साथ देखरेख के लिए कोई भी नहीं था, तो इसी वजह से उस बाबा की कोई भी केयर नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर जो संगीता होती है, जैसे उस बाबा के चेहरे को देखती है जो कि बेहोश बिस्तर पर पड़े हुए हैं, तो एकदम से उसे अपने पिता का चेहरा याद आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर काम करते करते उसे लगभग 1 साल हो गया है और 1 साल में वो 2 बार ही अपने गांव गई है। तो इस बुजुर्ग बाबा को देखकर उसे अपने पिता की याद आती है और वह अपने मन के अंदर ठान लेती है कि चाहे जो भी हो जाए वह खुद इस बुजुर्ग बाबा की अच्छी से देखरेख करेगी और कोई भी कसर देखरेख में नहीं रहने देगी। उसके बाद संगीता उसकी देखरेख करने लगती है, अच्छी तरह से स्पंज से उसे वॉश किया करती, उसकी खाने की नली को भी चेक किया करती और साथ में अच्छे से उनका ख्याल रखती है। उनका कोई नाम नहीं था तो वह उसे बाबा कहने लगती है, कहती है कि बाबा आप चिंता मत करो, जल्द से ठीक हो जाओगे और मैं आपकी अच्छी तरह से देखभाल करूंगी। ये बात देखकर जो हॉस्पिटल के डॉक्टर होते हैं वह संगीता को समझाने लगते हैं, कहते हैं कि इसके पीछे अपना टाइम बर्बाद मत करो, ये बिल्कुल नहीं बच पाएगा क्योंकि इसका कोई वारिस ही नहीं है, तो इसे कौन बचाएगा भला। यह कहकर वह उसे मना करने लगते हैं, लेकिन संगीता कह देती है कि सर मैं अपना काम ही तो कर रही हूं और यही काम तो है मेरा, मुझे इनकी देखरेख करने दो और मुझे ये बड़ा ही अच्छा लग रहा है। इस बात को सुनकर डॉक्टर कह देते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें देखरेख करनी है तो बेशक से करो। ऐसा कहकर डॉक्टर साहब तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन वहीं पर जो वार्ड बॉय होते हैं वो भी संगीता से कहने लगते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रही हो सिस्टर, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाले और ये कोमा में है। मैंने डॉक्टर को बात करते हुए सुना था और ये ठीक नहीं होंगे, क्योंकि इनके इलाज के लिए काफी ज्यादा रुपए पैसे खर्च आएंगे और इनके पीछे पैसा खर्च करने वाला कोई भी नहीं है। इस बात को सुनकर संगीता उससे भी कह देती है कि कोई बात नहीं, ठीक हो या ना हो, लेकिन जब तक ये इस हॉस्पिटल में है मैं इनकी अच्छी तरह से देखभाल करूंगी और कोई भी दिक्कत इन्हें नहीं होने दूंगी। संगीता देखरेख करती रहती है और धीरे धीरे इन बातों को लगभग 1 महीना बीत जाता है। 1 महीने के दौरान संगीता की जिंदगी का हिस्सा वो बाबा बन गया था और यहाँ पर संगीता जब भी आया करती, आते उनसे मिला करती और अपने काम धंधे को छोड़कर भी लेट नाइट तक उनकी देखरेख किया करती, क्योंकि यहाँ पर वो अकेली रहा करती हैं और बाबा के साथ बैठकर उनसे बातचीत करना उसे बड़ा ही अच्छा लगता है। भले ही बाबा पूरी तरह से बेहोश थे, लेकिन यहाँ पर संगीता उनसे अपना समझकर बात किया करती थी और ढेर सारी बातें उनसे करने लगा करती थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर 1 महीना कंप्लीट होता है तो 1 महीने बाद अचानक से एक काफी ज्यादा अमीर लड़का जिसने अच्छे खासे कोट पैंट पहन रखे हैं, वह सीधा रिसेप्शन पर आता है इसी हॉस्पिटल के और अपने मोबाइल में अपने पिता का फोटो दिखाकर रिसेप्शन वाले से पूछने लगता है कि भाई साहब क्या आपने इस व्यक्ति को देखा है। अब इस फोटो को देखने के बाद रिसेप्शन वाला कहने लगता है कि भाई साहब देखो, ये हॉस्पिटल है और वो भी सरकारी है, यहाँ पर दिन में हजारों लोग आते हैं और मैं किस किस का चेहरा याद रखूंगा, अगर आपके पास नाम है तो नाम बताइए और मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद वह लड़का नाम बताता है कि इनका नाम शिवचरण है और ये मेरे पिता हैं। इस बात को सुनकर जो रिसेप्शन वाला होता है वो रजिस्टर खंगालता है, लेकिन रजिस्टर के अंदर उसे कोई भी शिवचरण नाम का व्यक्ति नहीं मिलता है, तो वह उसे मना कर देता, कहता है कि साहब यहाँ पर नहीं है, आप कहीं और पर जाकर देखो। इस बात को सुनकर जो लड़का होता है जिसका नाम राजीव होता है वह पूरी तरह से हताश और उदास हो जाता है, क्योंकि आखिरी हॉस्पिटल था और यही उसकी उम्मीद थी। लेकिन तभी वहां पर जब उसके फोन में उसके पिता का फोटो निकला हुआ था तो तभी वह वार्ड बॉय आ जाता है जो उस वार्ड को देखा करता था, जिस वार्ड के अंदर कविता उसकी देखरेख कर रही थी। इस फोटो को देखने के बाद वार्ड बॉय कहने लगता है कि सर क्या आप इसे जानते हो? तो वो कहने लगता है कि हाँ ये मेरे पिता हैं, क्या आपने इसे कहीं देखा है? तो वो कहने लगता है कि हाँ ये तो लावारिस हैं और 1 महीने से हमारे हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। इस बात को सुनकर राजीव को बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन उसके बावजूद वह उसके साथ साथ चलता है और सीधा जो वार्ड बॉय होता है उन्हें उस जगह पर ले जाता है जहां पर राजीव के पिता एक कोने वाले बिस्तर बेड नंबर 24 पर पड़े हुए थे और उनके चारों तरफ मशीनें लगी हुई थी। यहाँ पर जो संगीता होती है वह उनकी देखरेख कर रही थी, अच्छी तरह से स्पंज से उन्हें साफ कर रही थी और उनकी नलियों को अच्छी तरह से चेक कर रही थी। साथ में वो उनसे कुछ बुड़बुड़ाकर बात भी कर रही थी और यह सब कुछ देखकर जो राजीव होता है अपने आप को नहीं रोक पाता है और एकदम से वहां पर जाकर खड़ा हो जाता है। संगीता उनसे अपने घर परिवार के किस्से बता रही थी और जब राजीव ये देखता है कि एक नर्स उससे इस तरह से बात कर रही है तो उसके बाद वह बड़ा ही हैरान होता है। लेकिन तभी जो वार्ड बॉय होता है वह भी वहां पर आ गया था और वह उसे बता देता है कि साहब ये संगीता है और इसने ही आपके पिता को अब तक जिंदा रखा है, वरना मेरे ख्याल से ये अब तक जिंदा नहीं रह पाते, क्योंकि डॉक्टर साहब ने तो बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन संगीता ने बड़ी मेहनत और ईमानदारी से इनकी केयर की है और केयर करने के बाद आज तक इनको जिंदा रखा है। इस बात को सुनकर जो राजीव होता है वह उस नर्स के और भी करीब जाता है, लेकिन जैसे ही राजीव उस नर्स के करीब जा रहा था तो अचानक से संगीता को कुछ महसूस हो जाता है कि मानो उसके पीछे कोई हो और उसके बाद एकदम से वो पीछे मुड़ जाती है। अब जैसे वो पीछे मुड़ती है तो यहाँ पर राजीव उसकी तरफ देखने लगता है और संगीता उसकी तरफ देखने लगती है। तभी संगीता कहती है कि हाँ कौन हो आप और यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी जो राजीव होता है वह संगीता की तरफ देखते हुए उस बुजुर्ग व्यक्ति की तरफ इशारा करता है
और कहने लगता है कि मैं इनका बेटा हूं और ये मेरे पिता हैं और इनका नाम शिवचरण है। अब इस बात को सुनकर संगीता को थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि पिछले 1 महीने से वह लगातार उसकी देखभाल कर रही है और आज ये आया है इसका बेटा बनकर, और पिछले 1 महीने से कहां था। तो वह कहने लगती है कि अब तुम्हें अपने पिता की याद आई है, पिछले 1 महीने से तुम कहां थे। तो इसके बाद जो राजीव होता है वो कहने लगता है कि इसके पीछे छोटी सी कहानी है। दरअसल मैं और मेरे पिता एक दूसरे से थोड़े से नाराज थे और इसी वजह से मैं विदेश में रहा करता था, लेकिन यहां पर मैं हर 7-8 दिन में अपने पिता की खास खबर लिया करता था। और जब मेरे पिता यहां से गायब हो गए और 7 दिन बाद मैंने पिता की खबर ली, तो उसके बाद मुझसे नहीं रहा गया और मैं वहां से आकर इन्हें ढूंढने लगा, लेकिन इनका कोई भी पता नहीं था, क्योंकि जिस घर के अंदर ये रहा करते थे उस घर के अंदर सब कुछ नियमित रूप से चल रहा था, लेकिन यहां पर पिताजी का कोई अता पता नहीं था। तो मैं पिताजी को इधर उधर ढूंढता हूं और ढूंढने से आज मुझे यहां पर मिल गए हैं, क्योंकि मैंने सोचा भी था कि कहीं ऐसा तो नहीं पिताजी को कुछ हो गया हो और किसी हॉस्पिटल में वो बीमार हालत में पड़े हुए हों। यही सोचकर मैं सभी हॉस्पिटल में छान मारता हूं और जब इस हॉस्पिटल में आता हूं तो यहां पर इस वार्ड बॉय की वजह से मुझे मेरे पिता मिल गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अब तक मेरे पिता की देखरेख की, लेकिन इससे आगे मैं अपने पिता को अच्छे से प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराऊंगा और वहीं पर इनका इलाज होगा। इसके बाद जो राजीव होता है वो वहां से एक फोन मिलाता है और फोन मिलाकर इस शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल की एयर एम्बुलेंस अपने यहां पर बुलाता है, और जब तक एयर एम्बुलेंस आ रही है तब तक वह डॉक्टर साहब से बात करता है, पूछता है मेरे पिता को क्या हुआ है। तो डॉक्टर साहब उसे बताते हैं कि तुम्हारे पिता आज अगर जिंदा हैं तो इसी लड़की संगीता की वजह से हैं, वरना ये बिल्कुल भी जिंदा नहीं हो पाते। इसके बाद जो राजीव होता है वह कविता के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है और यहां पर अपनी चेकबुक निकालकर तकरीबन 60 लाख रुपए का चेक काटकर संगीता को देने लगता है। लेकिन तभी संगीता जब इस चेक को देखती है तो एकदम से हाथ जोड़ने लगती है, कहती है कि देखिए ये मेरा काम था, मैंने अपना ही काम किया है और उसके लिए तनख्वाह मुझे हॉस्पिटल वाले दिया करते हैं, तो मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है। अगर आप करना ही चाहते हो मेरे लिए कुछ, तो आप अपने पिता का अच्छे से ख्याल रखना और जल्द से इन्हें स्वस्थ कर दो। अगर ये स्वस्थ हो जाएं तो वही तुम्हारी मेहरबानी मुझ पर बहुत बड़ी बनी रहेगी। ऐसा कहकर संगीता वहां से चली जाती है और यहां पर जो राजीव होता है अपने पिता शिवचरण को अपने साथ लेकर एयर एम्बुलेंस से एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में चला जाता है। कुछ दिनों वहां पर इलाज चलता है और इलाज चलने के बाद जो पिता शिवचरण होते हैं वह पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, और ठीक होने के बाद यहां पर जो शिवचरण होते हैं उन्हें यहां पर संगीता की वो बातें याद आती हैं जब वो कोमा की हालत में थे और संगीता उनसे बात किया करती थी अपने गांव की बातें, और बहुत सारी बातें ऐसी उसे शेयर किया करती थी जिसमें वो दर्शाती थी कि उसका परिवार काफी ज्यादा गरीब है और गरीबी के कारण वो काफी ज्यादा असहाय अपने आप को महसूस करती है। उन सभी बातों को शिवचरण धीरे धीरे याद करने लगता है। हालांकि वो उसे सपने की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन जब ठीक होने के बाद उनका बेटा उनसे माफी मांगता है और कहता है कि पिताजी आज से मैं आप ही के पास रहूंगा और मैं बिल्कुल भी विदेश नहीं जाऊंगा। तो उसके बाद जो पिता होता है वह अपने बेटे को इन बातों को बताने लगता है, कहता है कि बेटा मुझे बहुत सारी ऐसी बातें महसूस हो रही हैं, जैसे कि एक परिवार उत्तर प्रदेश के गांव में रहा करता है और वो लोग काफी ज्यादा गरीब हैं। उनकी एक बेटी एक सरकारी हॉस्पिटल में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम किया करती हो और जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रही हो। कुछ पैसे वह अपने घर पर भेजा करती है और थोड़े पैसों में अपना गुजारा किया करती है। तो इस बात को सुनने के बाद यहां पर जो राजीव होता है उसे ज्ञात हो जाता है कि पिता किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि जब राजीव ने अपने पिता को 1 महीने बाद देखा था हॉस्पिटल में, तो वहां पर भी संगीता उससे अपने गांव के बारे में बात कर रही थी। तो वह कहने लगता है कि बाबा वो तो वही नर्स थी जिसने आपकी देखरेख की थी 1 महीने तक और वो आपसे बातें किया करती थी। अब इस बात को सुनकर जो राजीव का पिता शिवचरण होता है वह उससे मिलने की जिद करने लगता है और कहता है कि बेटा अगर उसने मेरी इतनी अच्छी तरह से देखभाल की है तो उससे मुझे मिलना है और उसको यहां पर बुला लो। इस बात को सुनकर जो राजीव होता है वो कहता है कि ठीक है पिताजी, अगर आपको उससे मिलना है तो मैं खुद जाकर उसको लेकर आता हूं। राजीव वहां से सीधा उस हॉस्पिटल के लिए निकलता है और वहां पर जाने के बाद जैसे सभी लोगों को पता चलता है कि वह बुजुर्ग व्यक्ति अच्छी तरह से स्वस्थ हो गया है और बोलने चलने लगा है, तो उसके बाद वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जैसी कविता को पता चलता है कि बुजुर्ग व्यक्ति उससे मिलना चाहता है, तो इसके बाद जो कविता होती है खुशी खुशी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। यहां से कविता राजीव के साथ बैठकर सीधा उसके आलीशान बंगले पर जाती है और जब वह इस बंगले को देखती है तो एकदम से उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं, क्योंकि वह व्यक्ति जो 1 महीने तक हॉस्पिटल में लावारिसों की तरह पड़ा हुआ था, उसका इतना बड़ा बंगला भी हो सकता है और इतने सारे नौकर चाकर भी हो सकते हैं। यहां पर जाने के बाद जो शिवचरण जी होते हैं उसे एक सोफे पर बैठे हुए दिखाई देते हैं और जैसे ही यहां पर जो संगीता होती है वो शिवचरण जी को देखती है तो एकदम से बड़ी खुश हो जाती है। हालांकि वह अब तक काफी ज्यादा परेशान थी, न जाने किस बात को लेकर, लेकिन जब वह शिवचरण जी को देखती है तो उसकी परेशानी थोड़ी सी दूर हो जाती है और वह हंसकर उनसे बातें करने लगती है। कहती है कि बाबा देखा ना, आप ठीक हो गए, मैंने कहा था ना कि आप जरूर से ठीक हो
जाओगे और आपकी तबीयत में काफी ज्यादा सुधार है। तो इसके बाद शिवचरण, राजीव और ये सभी लोग यहाँ पर बैठकर बातचीत करने लगते हैं और बातचीत के दौरान यहाँ पर जो शिवचरण जी होते हैं वह संगीता के चेहरे पर एक अलग तरह की परेशानी देखते हैं जिसको वो छुपाना चाह रही थी लेकिन छुपा नहीं पा रही थी। उसके बाद जो शिवचरण जी होते हैं वो पूछने लगते हैं कि बेटी किस बात से परेशान हो, जब तो तुम मुझे हर परेशानी बता दिया करती थी लेकिन अब भी तो बता दो क्योंकि मैं वही बाबा हूं। अब इस बात को सुनकर जो संगीता होती है वो कहने लगती है कि बाबा कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वह बात को बदलना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर जो बाबा थे वह काफी ज्यादा एक्सपीरियंस थे और वह कहने लगते कि बेटी कुछ ना कुछ तो बात है और तुझे मुझे वो बात बतानी होगी क्योंकि तुमने मुझे एक तरह से नया जीवन दिया है। इधर जो राजीव होता है वह भी अपने पिता को सहारा देता है और कहता है कि हाँ हाँ पिताजी सही कह रहे हैं और आपको बताना होगा कि क्या परेशानी है, हो सकता है हम लोग आपकी परेशानी का सॉल्यूशन कर सके। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो संगीता होती है वह उन्हें अपनी परेशानी बता देती है। कहती है कि कल शाम को पिताजी का फोन आया था और गांव में लोग अब तरह तरह की बातें बनाने लगे हैं। तो पिताजी कह रहे थे कि बेटी तेरी शादी करानी है और मैं तुम्हारी शादी के लिए अपने घर तक को बेचने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हारी शादी में जरूर से करवा कर रहूंगा क्योंकि गांव के लोग कहने लगे हैं कि शहर में रहा करती है, न जाने क्या किया करती है और बेटी को शादी के लायक उम्र हो गई है तब भी उसे घर पर बिठा रखा है। इस बात को सुनकर जो संगीता होती है अपने पिता को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि पिताजी मैं खुद से पैसा कमा लूं और उन्हीं पैसों से शादी कर लूंगी, अगर आप इस घर को भी बेच दोगे तो छोटे भाई के पास क्या बचेगा। लेकिन पिता इज्जत और बेइज्जती की कगार पर खड़ा हुआ था और वह कहने लगता है कि नहीं बेटी ऐसा नहीं होगा और मैं तो तेरी शादी करके रहूंगा, एक दो दिन में तू वापस से यहाँ पर आ जा और उसके बाद मैं तेरी शादी का इंतजाम करा दूंगा। इस बात को सुनकर संगीता काफी ज्यादा परेशान रहती है क्योंकि उसके पिता उसके एक सुनने के लिए तैयार नहीं थे। अब यह बात सुनकर राजीव और शिवचरण भी थोड़ी देर तक सोचते हैं, लेकिन तभी शिवचरण जी कहने लगते हैं बेटी बस इतनी सी बात, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी समस्या का समाधान मैं कर दूंगा। तो उसके बाद यहाँ पर संगीता पूछने लगती है बाबा आप कैसे कर दोगे। तो वो कहने लगता है कि समस्या शादी ही तो है और मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा और उससे अच्छी तरह से अपने जीवन को तुम व्यतीत कर सकती हो। शादी में जितना भी खर्चा आएगा वो सारे पैसे हम दे देंगे और कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी भी गरीब लड़की की शादी करवाना एक पुण्य का काम होता है। तो हमें इस पुण्य कमाने का मौका दो और ऊपर से तुम्हारे एहसान भी हैं हम पर। यह बात कहकर वह शादी का खर्चा उठाने के लिए बोलने लगते हैं। तो इस बात को सुनकर संगीता पहले तो मना करती है, लेकिन जब वो बार बार उससे आग्रह करते हैं तो वह भी मान जाती है। इसके बाद संगीता थोड़ी देर तक और बातचीत करती है और बातचीत करके वहां से जाने लगती है। लेकिन जैसे वो जा रही थी तो तभी शिवचरण जी उसे एकदम से रोकते हैं, कहते कि बेटी एक और बात मुझे तुमसे करनी है। तो इसके बाद संगीता लौटती है और कहती है कि हाँ बाबा बताओ क्या हुआ। तो वो कहने लगते हैं कि बेटी क्या तुम मेरे बेटे से शादी कर सकती हो। अब इस बात को सुनकर संगीता पूरी तरह से हैरान हो जाती है और इधर जो राजीव होता है वह भी पूरी तरह से हैरान हो गया था। संगीता कहने लगती है कि बाबा ये आप क्या कह रहे हो, आप इतने पैसे वाले हो और मैं एक गरीब गांव की लड़की हूं, तो मैं आपके बेटे से भला शादी कैसे कर सकती हूं। तो यहां पर शिवचरण जी कहने लगते हैं कि बेटा तुम्हारे अंदर जो अच्छाई है उस अच्छाई को देखकर मुझे तुम्हें अपने घर की बहू बनाना है, क्योंकि आज के टाइम में अच्छी बहू मिलना सौभाग्य की बात हुआ करती है और तुम्हारे जैसी लड़की मेरे बेटे के लिए मुझे नहीं मिलेगी जो बिना किसी मतलब के एक अनजान व्यक्ति की इतनी सेवा कर सकती है। और जब तुम मेरे घर की बहू बन जाओगी तो बुढ़ापे में मेरा कितना ख्याल रखोगी। यह बात राजीव को भी ठीक लगती है और इसके बाद वह भी संगीता से पूछने लगता है कि बाबा सही कह रहे हैं, बताओ तुम्हारी क्या सलाह है। तो इसके बाद संगीता कहने लगती है कि बाबा ये सभी फैसले मैं नहीं ले सकती, इन फैसलों के लिए आपको मेरे घर वालों से बात करनी होगी। तो इस बात को सुनकर जो राजीव और उसके पिता होते हैं वह तुरंत के तुरंत उसके घर वालों से बात करने का फैसला करते हैं और कहते हैं कि ठीक है ऐसी बात है तो अभी के अभी तुम हमारे साथ चलो और हम तुम्हारे घर वालों से इस बारे में बात करेंगे। संगीता बड़ी हैरान होती है लेकिन फिर भी वो उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और यहां से दोनों बाप बेटों को लेकर बड़ी सी गाड़ी में बैठकर संगीता सीधे अपने गांव चली जाती है। और जब गांव में उनके गरीब घर के आगे इतनी बड़ी कार को अड़ोसी पड़ोसी देखते हैं तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है। अड़ोसी पड़ोसी दीवारों से कान लगाने लगते हैं और यहां पर जो राजीव और उसके पिता होते हैं वह सीधा उनके घर जाते हैं और संगीता के पिता से उसकी बेटी की शादी की बात करने लगते हैं। कहते हैं कि अगर आपको आपत्ति ना हो तो मेरे बेटे से अपनी बेटी की शादी करा दो, इसके पास अच्छा खासा रुपया पैसा है और अच्छा खासा बिजनेस किया करता है। यह बात सुनकर संगीता के पिता पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और थोड़ी देर तक सोच विचार करने लगते हैं। लेकिन वहीं पर जो पड़ोसी बाहर से इन आवाजों को सुन रहे थे वह इस बात को सुनकर विश्वास नहीं कर पाते हैं कि इतना बड़ा अमीर व्यक्ति इनकी बेटी से शादी करना चाहता है। उसके बाद संगीता अपने पिता को समझाती है और बताती है पूरी कहानी की इस तरह से जिस बाबा के बारे में मैं आपको बता रही थी वो यही बाबा हैं और ये इनके बेटे हैं। अब ये कह रहे थे कि जब तुम बिना जान पहचान के इतनी अच्छी सेवा कर सकती हो तो बुढ़ापे में मेरी कितनी अच्छी सेवा करोगी और इसी वजह से शादी करना चाहते हैं। तो पिता को भी इस बात के बारे में समझ आता है और वह भी इस बात के लिए हामी भर देता है। उसके बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है और शादी होने के बाद यहाँ पर जो राजीव होता है संगीता के लिए खुद का एक हॉस्पिटल खुलवाता है, जिस हॉस्पिटल के अंदर रहकर संगीता इस तरह के लोगों की मदद कर सके जिनका कोई भी नहीं है इस दुनिया में और उनका फ्री इलाज दे सके। तो
दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।